एग्जाम्पल नंबर 8.3, इसमें 4 मास पार्टिकल को एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे लाके रख दिया गया है, जिसमें साइड की लेंथ आपकी L दिया है, ठीक है, साइड की लेंथ L दिया, और इसका ईच पार्टिकल हैज ए मास M, सबका मास M है। तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और सेकंड पार्ट में ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। दो पार्ट में एक्चुअली, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और सेकंड आपका क्या है, पोटेंशियल एट, हाँ, पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक है। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकाले थे हम लोग? हाँ, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वैल्यू हमारी U बोला गया था -G_m1 m2 बाई जो बीच की डिस्टेंस R होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो तुम ये सोचो, ध्यान से देखो, पहले मान लो ये कोई कुछ भी पार्टिकल नहीं था यहाँ पे, ठीक है, ये मान लो इस वर्टिसेस में पहला मास लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? वर्क तब तुम्हें करना पड़ता है जब कोई फोर्स अपोजिंग हो। सोचो स्पेस में कुछ भी नहीं है, केवल एक मास लेके आप घूम रहे हैं, केवल एक पार्टिकल है, तो कोई भी वर्क डन टू ब्रिंग दिस पार्टिकल आपको नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है ये? इस पार्टिकल को लाने में कोई वर्क डन नहीं, बिकॉज देयर इज नो फोर्स विच इज बेसिकली जिसके अगेंस्ट में आपको यू हैव टू डू वर्क। तो पार्टिकल नंबर 1 को लाने में अगर पूछा गया वर्क डन W1 क्या हुआ? 0। अब ये जो पार्टिकल नंबर 2 है, इसको अगर ले आया गया तब वर्क डन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी एक यहाँ बैठा हुआ है। तो इसके चलते अब आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? -G_m1 m2 अपॉन जो डिस्टेंस L है, ये L हो गया। अब दो पार्टिकल बैठे हैं, अब तुमने क्या किया, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे ले आए, पार्टिकल नंबर 3 जिसका मास M है। तो इसमें वर्क डन कितना होगा? अब इसके चलते यहाँ भी है, इसके चलते यहाँ पे भी है, दोनों के चलते। तो इसके चलते क्या होगा? -G_m_m/L और ये -G_m_m और बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? 2√L, L√2। ये W3 हो गया। W4 क्या होगा? अब 3 पार्टिकल ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, 4th पार्टिकल को लाया आपने, तो अब वर्क डन क्या होगा W4 के लिए? अब ये सारे प्रेजेंट हैं यहाँ पे, तो इसके चलते, इसके चलते और इसके चलते। तो सबसे पहले इसके चलते कितना होगा? ये -G, ठीक है, √2L, या इसके चलते G_m_m/L और इसके चलते G_m_m/L। तो टोटल वर्क डन, मतलब जो भी टोटल वर्क डन होगा, जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो तुमने काम किया वही स्टोर हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हुआ? बेसिकली दिस इज नथिंग बट W1, W2, W3, W4। अब देख लो, इसमें ये और ये मैथमेटिकली सेम दिख रहे हैं, 4Gm²/L, और ये चीज़ क्या है आपका? ट्वाइस ऑफ Gm²/√2L। तो इसी को सॉल्व कर लो, ये आपका √2 हो जाएगा, ऊपर ये कट के √2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर, ठीक है। -Gm, तो इसको न्यूमेरिकली क्या करोगे? Gm²/L चाहो तो कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा? 4 + √2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, सेकेंड पार्ट में पोटेंशियल एट द सेंटर। तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हें यहाँ पे 1 kg का मास रख दिया गया है, बहुत सिंपल टर्म है, ठीक है।
या फॉर्मूला याद है तो और अच्छी बात है। इसके चलते यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है माइनस जी एम बाई आर, किसी भी मास के चलते किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, माइनस जी एम बाई आर। बेसिकली इसी में जो M2 है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इसके चलते यहाँ पे चारों के चलते यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और मतलब एक का निकाल के उसको क्या किया जाए, 4 टाइम्स कर दिया जाए, समझ में आया। तो सेकेंड पार्ट में माइनस जी एम, अब ये डिस्टेंस कितना है, देखो ये √2L है, तो √2L का हाफ है बेसिकली ये, यानी कि जो √2L लेंथ है उसका हाफ है ये, और इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, माइनस जी एम बाई एल, ये 8/√2, मतलब ये जी एम बाई एल, ये हो जाएगा 4√2। ये एल है, जी एम बाई एल, ठीक है, ठीक है, समझ में। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, स्केप वेलोसिटी या स्केप स्पीड। स्केप स्पीड मतलब, हाँ वेलोसिटी कई बार बोलते हैं स्पीड, इसमें स्पीड लिखा है, स्पीड लिखो, वेलोसिटी मतलब वेक्टर हो जाता है ना, स्पीड बेसिकली कोई दिक्कत नहीं। अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर जाने की, हाँ तो बेसिकली देखो, इधर देखो, इधर बात ना करो, इधर देखो, आप सरफेस पे खड़े हैं, मतलब आपका कितने डिस्टेंस पे अर्थ से खड़े हैं, 64 आरी, ठीक है, आरी डिस्टेंस पे आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको बोला गया एक पत्थर फेंको, तो खूब दम लगा के पत्थर फेंकते हो, तो क्या होता है, कुछ दूर जाता है, बहुत दूर तक चला आता है, फिर तुमने क्या किया, चलो अच्छा फायरिंग करते हैं, गोली मारते हैं, वो और देर जाता है, और दूर तक जाता है, वो भी चला आता है। यानी कि तुम स्पीड देते जा रहे हो तो वो हाइट गेन करते जा रहा है। तो तुम्हें एक ऐसी स्पीड देनी है, मिनिमम स्पीड देनी है कि जिस स्पीड से वो वापस ना आए, मतलब कहाँ पहुँच जाए वो हाँ मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बाहर चला जाए, मतलब ऐसा कौन सा प्लेस, मतलब बेसिकली ये इन्फिनिटी पे पहुँच जाए, मतलब ये डिस्टेंस आपका इन्फिनिटी हो जाए अब, ठीक है। तो वो मिनिमम वेलोसिटी विच इज मिनिमम स्पीड या वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड टू थ्रो एनी ऑब्जेक्ट इनटू एट इन्फिनिटी या इनटू स्पेस, मिनिमम वेलोसिटी बोल रहा हूँ। अगर उससे ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे, देखो मिनिमम वेलोसिटी क्या करने मतलब हुआ, मिनिमम वेलोसिटी मतलब कि तुम ऐसा फेंको इसे कि जस्ट ये पहुँच जाए, मतलब वहाँ जाके वो क्या हो जाए, रुक जाए, मतलब वहाँ उसके पास वेलोसिटी न रहे। अगर इसके वेलोसिटी से भी तेज फेंक दोगे तो क्या होगा, तो यहाँ भी यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ वेलोसिटी उसके पास रहेगी। तो इसके वेलोसिटी क्या है, बेसिकली मिनिमम स्पीड या मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू थ्रो एनी पार्टिकल विच बेसिकली टेक्स द पार्टिकल फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, या किसी भी मटेरियल का, मून का। तो हर एक प्लेनेट का इसलिए अपना अपना अलग स्केप स्पीड होगा तुम्हारा। तो अर्थ का पहले निकाल लेते हैं। तो मान लो तुम किसी पार्टिकल को तुमने v वेलोसिटी से यहाँ थ्रो किया, ठीक है, तो इस पॉइंट से जब थ्रो किया है तो यहाँ पे इसके पास 2 एनर्जी है, एक तो v से थ्रो किए हो तो क्या एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, एट द सरफेस क्या है, एट द सरफेस, हाँ एट द सरफेस। अगर मैं पूछा टोटल एनर्जी कितना है, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक कितना है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी इसके पास है, अगर आपका जिस पार्टिकल को भेजे उसका मास m है यहाँ पे, माइनस ये तो है, ठीक है। तो ये आपके पास मतलब इसको सही से अगर साइन के साथ, तो ये हो गया -GME/m/RE। समझ में आया चीज, ये आपकी टोटल एनर्जी हो गई एनी पार्टिकल विच इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ v फ्रॉम द सरफेस या एट द सरफेस, ये टोटल एनर्जी है। जब ये पार्टिकल इनफाइनाइट पे पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये एट द सरफेस है, एट द इन्फिनिटी, एट द इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी कितनी होगी इसकी जरा बताओ, काइनेटिक एनर्जी
इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना मानते हैं हम? जीरो मानते हैं। इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो मानते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो, क्योंकि यही रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा। काइनेटिक जस्ट वो पहुंच रहा है वहां पे, तो जस्ट ये जीरो होगा बेसिकली, ठीक है, ये आपका जीरो होगा। तो कहने का मतलब अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया जाए तो ये जो टोटल एनर्जी है T1 और ये जो टोटल एनर्जी है TE2, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाँ, तो इससे आपको क्या निकल जाएगा? हाफ mv² माइनस GME m/RE इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ से ये तो mm कट जाएगा, तो वेलोसिटी क्या आ रहा है? 2GME/RE रूट। इस फॉर्मूले में अंदर क्या करो? RE से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, तो ये क्या होता है आपका? ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे GME/RE का। तो वेलोसिटी, इसको इसके वेलोसिटी होता है, कितना आ गया ये? 2GRE। ये अर्थ पे किसी चीज़ की स्केप वेलोसिटी है। तो कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा से थ्रो किया जाए तो क्या है? वो हमारी अर्थ की ग्रेविटी को पार करते हुए कहाँ पहुँच जाएगी? स्पेस पे। तो इसको ये बेसिकली दिस वेलोसिटी इज मिनिमम वेलोसिटी। Basically 2GRE is nothing but this is the minimum velocity required to throw any object into space। इसको लिख लीजिए। ये देखो G की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 9.8। रेडियस ऑफ अर्थ हमको पता है, यानी कि आप अर्थ के केस में निकाल सकते हैं। तो ये जब वैल्यू निकाली जाती है तो ये आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आर तो तुम बाइक चलाते उड़ जाओगे। बाइक चलाए भैया, स्पेस में गए, टहल के आ रहे हैं पोकेमॉन बन के, ठीक है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ही हाई स्पीड है ये, एक सेकेंड में इतना किलोमीटर, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अर्थ पे लाइफ है और मून पे लाइफ नहीं है। रीज़न क्या है? जब KTG चैप्टर पढ़ोगे, जो कि पढ़ रही हो, KT एटमॉस्फेयर के, हम जाके वहाँ गैस डेवलप कर दें तो, अगर वहाँ जाके ऑक्सीजन प्लांट लगा दें तो हो जाएगा, लेकिन तब भी नहीं होगा। रीज़न क्या है? जो आपका ये गैस के पार्टिकल होते हैं, KTG में पढ़ोगी, नॉर्मल टेम्परेचर पे उनके अंदर की एनर्जी होती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अभी आगे आएगा 3 चैप्टर के बाद। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये पढ़ोगे कि हर एक टेम्परेचर पे गैस की एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट रहती है हमेशा। तो वो काइनेटिक एनर्जी, जैसे अर्थ पे जो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी, जो टेम्परेचर हमारा यहाँ पे रहता है, जो भी 27-30 रहता है, इस पे जो इसकी स्पीड आती है, ये लगभग आती है 8 के आसपास, 7 से 8 के आसपास। तो 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारे यहाँ जो ये जितना यहाँ पे पार्टिकल घूम रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी है, तो इसको ग्रेविटी बाहर नहीं जाने दे रही है। अगर यही ग्रेविटी की वैल्यू हो जाए 6 मान लो किसी रीजन से, तो सब गैस यहाँ से उड़ जाएगी। तो मून में यही केस है। मून हमारे अर्थ का मालूम है 1/6 या 1/4 जो भी है, छोटा है। तो जब छोटा है तो G छोटा है, G छोटा है, RE छोटा है, V मिनिमम छोटा है। तो वहाँ पे कोई गैस अगर ब्रीथ भी करोगे, जो एक्सेल आउट करोगे, तो उसमें इतनी एनर्जी रहेगी कि वो तुरंत ही स्पेस में चला जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी मिनिमम से उसकी ज़्यादा स्पीड होती है। समझ में आया कि नहीं ये चीज़? तो बहुत बड़ा रीज़न है कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर में जो कुछ नहीं होगा, वो फ्लाई आउट कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, और क्या है, ठीक है। समझ में आई है? तो ये चीज़ आप लिख लीजिए, ये वैल्यू लिख लीजिए और ये रीज़न लिख लीजिए, ये नोट करके लिख लीजिए कि क्या रीज़न है कि अर्थ पे हमारी गैसेज और मून पे क्यों गैसेज नहीं होती हैं। 2 लाइन में अपने लैंग्वेज में लिख, ठीक है। बुक में आपका लिखा है मून पे जो वैल्यू है आपकी, हाँ, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी रेडियस, और ये छोटा है ना काफ़ी, तो इसलिए 2.3 है, ठीक है। अब हेडिंग डालो अर्थ सैटेलाइट्स। अर्थ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स क्या होते हैं?
सर एक वो होते जो इन्फॉर्मेशन देते हैं नाइन्थ के हिसाब से। मून क्या है, नेचुरल साइंस क्या इन्फॉर्मेशन देता है? कुछ नहीं सर मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, तो उसको सैटेलाइट बोल सकते हो वो। इन्फॉर्मेशन देता है। हाँ, और नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। बस इन्फॉर्मेशन। मून हमारा क्या हो गया, नेचुरल हो गया। जो हमारे ये जो भी हम लोग सैटेलाइट प्रोजेक्ट करते हैं ये बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल है। क्लियर है? तो किसी चीज तो अर्थ कोई भी सैटेलाइट की ठंडी हो गई नहीं सैटेलाइट्स डबल है ना, कोई भी सैटेलाइट देखो, ये मान लो अर्थ है, अर्थ का रेडियस आर है। सैटेलाइट कुछ हाइट पे आपको सरफेस के ऊपर, मान लो इसके ऊपर, जस्ट सरफेस के ऊपर ये एच हाइट पे ये आपका रिवॉल्व कर रहा है ऐसे करके ऑर्बिट में। कौन सा मोशन कर रहा है ये? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इसको, सेंटर पे लगेगा। सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में? ग्रेविटी। ठीक है, इसीलिए सैटेलाइट सालों साल तक चलते रहते हैं। ठीक है, सालों साल क्या, लाइफ टाइम चलता रहेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलता रहेगा, बस ये फंक्शन नहीं करेगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि अगर उसके बैटरी वोटरी डैमेज कर जाती है तो वो, अभी देखो कल ही पेपर में दिया है कि अर्थ, ये इंडिया का एक सैटेलाइट अमेरिका के कोई एक सैटेलाइट से बहुत ही क्लोजली टकराया, नहीं बहुत क्लोजली बाहर निकाला गया उनके ऑर्बिट से। क्योंकि इस आज ही पेपर में दिया है शायद कि इतने डेब्रिस यहाँ पे घूम रहे हैं, 1 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर मिलियंस डेब्रिस हैं। 10 सेंटीमीटर के कुछ दिया है, 10,000 पार्टिकल्स घूम रहे हैं। ये लाइफ टाइम घूमते रहेंगे, क्योंकि इनको पता चल गया कि सेंट्रीपिटल मुझे चाहिए और सेंट्रीपिटल ग्रेविटी दे रही है मुझे। ठीक है, इनको फिजिक्स पता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है आपका? mv²/r। कौन प्रोवाइड कर रहा है ये? ग्रेविटी। तो ये r को हम लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे re प्लस mv²/re प्लस ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटी। जी बोलो, MEMRE। ये फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल है। mv²/r आप लोग पढ़े हो सर्कुलर में, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। कल को इसलिए फार्मूला अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सीधे डेराइव कर सकते हो। ये लाइन में मेरे कहने का मतलब ये है, ये मास से मास कटा, यानी कि इस सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? आरी भी तो कटा। हाँ, आरी भी कटा, तो बचा क्या? GME अपॉन, हाँ, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? √GME अपॉन RE प्लस एच। तो ये फॉर्मूला क्या आया? ये कोई भी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मतलब कोई भी सैटेलाइट जो कि अर्थ का ऑर्बिट कर रहा है, उसकी स्पीड आप इतनी मेंटेन कर दोगे तो इस हाइट पे, हर हाइट के लिए अलग अलग स्पीड आएगी, हर हाइट के लिए अलग स्पीड आएगी। तो जितने हाइट पे तुम्हें करना है उतनी स्पीड उसको दे दो, वो लाइफ टाइम तक आपको क्या करता रहेगा? ऑर्बिट करता रहेगा, घूमता रहेगा बिना कोई टेंशन के। ठीक है, तो ये इसका लिख लो, डेरिवेशन लिख लो इसका। ठीक है, देखो एक चीज़ और देखो, तो ये जो फॉर्मूला दे रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, तो कोई चीज़ सोचो जो अर्थ के जस्ट सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ अगर ऑर्बिट कर रही है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? जस्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर, यानी कि h की वैल्यू कितना मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। तो अर्थ के सरफेस के जस्ट ऊपर अगर कोई चीज़ घूम रही है तो h को 0 मान लोगे तो ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? देखो, GM अपॉन RE। ठीक है, मतलब कोई भी सैटेलाइट जस्ट अर्थ के सरफेस के मान लो 100 मीटर ऊपर घूम रही है तो उसकी स्पीड कितनी चाहिए? तो ये देखो, इसमें अगर RE से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान देना, तो ये चीज़ क्या बन गया? ये G बन गया है कि नहीं? G = GME बाई, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी क्या हो गया? GRE। तो किसी चीज़ को अगर इतनी स्पीड से थ्रो कर दो तो ऑर्बिट करने लगेगा, और इसका √2 टाइम्स थ्रो कर दो तो क्या हो जाएगा? वो किसी चीज़ को √GRE से थ्रो करोगे तो क्या करेगा? वो ऑर्बिट करने लगेगा। और किसी को इसी का √2 टाइम्स थ्रो कर दो
तो वो क्या बन जाएगा, वो √2GRE। देखो बहुत डिफरेंस नहीं है escape velocity इसमें। escape velocity अगर देखा जाए तो escape velocity ऑर्बिटल वेलोसिटी का कितना है तुम्हारा, √2 टाइम्स है। अर्थ के केस में सरफेस पे √2 वेलोसिटी से अगर थ्रो कर दोगे तो ये आपका हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये आपका क्या था, escape velocity। ठीक है। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का टाइम पीरियड, ये तुम्हारा देखो अर्थ है, RE इसका सरफेस है, और इसके हाइट h पे एक सैटेलाइट जो आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, तुम्हें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, एक राउंड पूरा एक सर्कल चलने में कितना टाइम लग रहा है एक रिवॉल्यूशन में। तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है ये, 2 पाई RE प्लस h डिवाइड बाई डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या आएगा आपका टाइम। अच्छा v की वैल्यू देखो ये निकाले हैं हम लोग, अगर कोई, हाँ तो 2 पाई RE प्लस h अपॉन √GME अपॉन RE प्लस h। देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये 2 पाई √GME RE प्लस h की पावर, देखो ये ऊपर जाएगा तो 1 के साथ ऐड हो जाएगा 3/2। समझ में आई है, यानी कि t² किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरा कांस्टेंट है, ये RE प्लस h के क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। ये कौन सा लॉ है, केपलर ने क्या बोला था, केपलर ने 3 लॉ था ना, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड क्या था, तो केपलर ने जो आज 400 साल पहले जो ऑब्जर्व किया था, ये वही चीज़ है बेसिकली, कि कोई भी प्लेनेट, तो उन्होंने प्लेनेट के लिए किया था, सन के चारों तरफ घूम रहा था। ये हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, किसी भी सैटेलाइट का किए हैं। तो सैटेलाइट जैसे बेसिकली सर्कुलर मोशन कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, जैसे सन के चारों तरफ कोई भी प्लेनेट कर रहा है। तो यही ऑब्जर्वेशन केपलर ने दिया था, जिसका मैथमेटिकल प्रूफ हो गया है। तो लॉ ऑफ एरिया का मैथमेटिकल प्रूफ हो चुका है, लॉ ऑफ पीरियड का मैथमेटिकल प्रूफ हो चुका है, और लॉ ऑफ पहला क्या था, वो ऑर्बिट था, वो इलिप्टिकल पाथ में जाता है ये। ठीक है, तो सभी का जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन से ब्राहे ने किया था और बाद में केपलर ने उसको फॉर्मुलेट किया था, वो सारे का मैथमेटिकल प्रूफ ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हमने कांस्टेंट लिया था, ये जो t² आया था, ये जो पूरी वैल्यू है, इसको जब स्क्वायर करोगे तो 2 पाई अपॉन √GME का होल स्क्वायर, और इधर क्या आया था, RE प्लस h का क्यूब। इसी को हमने कांस्टेंट बोल दिया था। इसको अगर हम k लिख देते हैं, मतलब k क्या चीज़ है आपका, 4 पाई स्क्वायर अपॉन GME। देखो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, 4 पाई GME। k किसको लिया, k मैंने इस पूरे वेरिएबल को k ले लिया है, कांस्टेंट है ना ये। अच्छा ठीक है। तो ये जो k है न्यूमेरिकल पर्पज में आपके बुक में कई जगह यूज किया गया, तो इस k की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख लो, ये 10 की पावर -13 होती है, सेकेंड स्क्वायर मीटर क्यूब, मीटर माइनस क्यूब। तो ये k आपका होता है ये चीज़, तो ये आप न्यूमेरिकल में डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लो, यहाँ से जो टाइम पीरियड की वैल्यू आई थी, देखो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 2 पाई √GME। अगर h की वैल्यू 0 मान लिया जाए, मतलब अर्थ के जस्ट सरफेस के ऊपर कोई भी अगर सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके लिए, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RE की पावर 3/2। यहाँ तक ठीक है। अच्छा देखो यहाँ मैं अगर RE² से नीचे मल्टीप्लाई करूँ, RE² से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी हमारी, g बन जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है, देखो 2 पाई RE की पावर 3/2, नीचे RE बाहर हुआ √G। तो देखो क्या बन रहा है, 2 पाई √R/G। तो देखो टाइम पीरियड, कोई भी सैटेलाइट जस्ट अर्थ के ऊपर अगर ऑर्बिट कर रही है, RE बेसिकली RE है ये, तो ये उसका टाइम पीरियड हुआ। अगर G और
कहाँ पे? ये फॉर्मूला हाँ, L बाई जी, कोई भी पेंडुलम जो होता है, अगर लेंथ L होती है तो उसका टाइम पीरियड। तो ये बेसिकली किसका टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड फॉर द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। अगर इसकी वैल्यू रखोगे तो जानते हो कितनी आती है? ये आती है 84 मिनट। क्या मतलब हुआ कि अगर किसी भी सैटेलाइट को जस्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर घूमना है तो उसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेना पड़ेगा? 84 मिनट। अगर 84 मिनट में एग्जैक्टली वो पूरा कर लेता है तो वो सैटेलाइट कंटिन्यूसली ऑर्बिट कर लेगा हमारा। समझ में आया? जस्ट एट द सरफेस जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड 84। तो किसी भी हाइट पे क्या टाइम पीरियड होगा, वो जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये वाला, इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा या वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर है? ठीक है, लिखो। ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। कोई भी सैटेलाइट अगर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास एनर्जी क्या होगी? कितनी तरह की एनर्जी होगी? दो तरह एनर्जी होगी इसके अंदर, है कि नहीं? क्योंकि ये डिस्टेंस आपका RE है और कितने हाइट पे घूम रहा है ये? H पे। कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है ये? हमने निकाला था अभी, कितना था बोलो? 11 mv²/r वेलोसिटी। रूट जी आ गई कोई भी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के हाँ GME RE प्लस H पूरे का अंडर रूट। ये कोई भी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की वेलोसिटी है। ये तो सेंट्रीपिटल को इक्वल किया गया था अभी, ठीक है? तो ये ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की अगर इतनी वेलोसिटी है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? ½ mv²। देखो ½ mv² है तो कितना हो जाएगा? ½ mGME RE प्लस H। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ GME m/2 RE प्लस H। ठीक है? ये क्या चीज़ है? काइनेटिक एनर्जी, ये K है। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? P कितनी है? -GME m/RE प्लस टोटल एनर्जी कितनी इसके अंदर है? ऐड करो जरा। कितनी होगी? -EM/2RE प्लस H। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, खासकर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। रीज़न क्या है? टोटल एनर्जी देखो क्या है, इससे बताओ टोटल एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव का टोटल एनर्जी नेगेटिव है। टोटल एनर्जी नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या होता है? अगर एनर्जी पॉजिटिव होता तो इसके अंदर एनर्जी है, ये रुकेगा नहीं। एनर्जी और पॉजिटिव तो एनर्जी स्टोर्ड है, यानी कि ये उड़ जाएगा, चला जाएगा। नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है? ये बाइंडिंग है, बाइंड है, ये रुका है। इसको अगर तुम्हें फ्री करना है तो तुम्हें इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको क्या देना पड़ेगा? इसको अगर दे दोगे तो ये रिलीज हो जाएगा। अगर पूछा गया कि इसको आपको स्पेस में थ्रो करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको? जितना ये माइनस है उतना ही तुम इसको प्लस कर दोगे। ये समझ में आया जो मैंने बोला? दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाँ, तो कभी भी अगर एनर्जी टोटल नेगेटिव होती है इसका क्या मतलब? वो सिस्टम आपका स्टेबल है, तभी तो ये चल रहा है लाइफ टाइम तक। अगर ये 0 कर दोगे या 0 से ज़्यादा कर दोगे, टोटल एनर्जी किसी को दे दोगे तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। वो उसके बाइंडिंग में नहीं रहेगा, उसके बाइंड नहीं करेगा, वो चला जाएगा। अच्छा, पहला चीज़ क्लियर है पॉइंट। दूसरा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? सेम है। नहीं, अच्छा काइनेटिक और टोटल दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बस डिफरेंस क्या है? साइन काइनेटिक कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, काइनेटिक हमेशा प्लस होता है। काइनेटिक हमेशा पॉजिटिव है तो टोटल क्या है? हमेशा माइनस है। तो दोनों याद रहेगा हमेशा दिमाग में कि पोटेंशियल जो काइनेटिक थी वो हमेशा पॉजिटिव होती है तो टोटल हमेशा नेगेटिव होती है।
तो जितना काइनेटिक होगी उतना ही टोटल होगी, बट साइन अपोजिट होगा। और पोटेंशियल कितना होता है? इसका हाफ। पोटेंशियल हाफ नहीं होता है, इसका डबल होता है। सॉरी। तो अगर एक फॉर्मूला छोटा सा लिख लो, ये बहुत काम आएगा। काइनेटिक अगर आपकी x है तो टोटल कितना होगा? -x है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस इन दोनों का सम इसके बराबर। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल किसके बराबर? तो ये चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है? न्यूमेरिकल के समय ये बार बार आएगा हम लोग का। ये दोनों आपस में इक्वल है, साइन अपोजिट है। पोटेंशियल इज डबल, लगता है हाफ है लेकिन हाफ नहीं होता, ये होता है एक्चुअली डबल होता है, ठीक है? लिख लो उसको। अब लास्ट टॉपिक है, लिख लो इसका, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या मतलब होता है? सो वो अर्थ की स्पीड के साथ ही चलता है। हाँ, जैसे मान लो ये एक्सिस है आपका और अर्थ इस पे ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे करके। अब मान लो ये इंडिया है, ठीक है, कुछ ऐसे ना, ये इंडिया है मान लो, और इंडिया के जस्ट ऊपर एक सैटेलाइट को बैठाना है मुझे। तो अर्थ क्या धीरे धीरे रोटेट कर रही है ऐसे से। तो अगर इन दोनों में कुछ मतलब, अगर जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में, जियो मतलब अर्थ है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका है। तो जैसे जैसे ये घूम रहा है वैसे वैसे ये भी घूम रहा है। अर्थ का कितना टाइम पीरियड है? 24, यानी कि इस सैटेलाइट को कितना टाइम पीरियड? मतलब 24 आवर में इसको एक चक्कर लगाना पड़ेगा। और कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन, ठीक है? स्पीड तेज कैसे होगी? तो कितने हाइट पे इसको थ्रो करना पड़ेगा? अभी बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया था अभी? 4π² क्या था ये? RE + h का क्यूब, ये स्क्वायर, ये फॉर्मूला था अभी, है? तो कितने हाइट पे रखना पड़ेगा इसको? देखो RE + h की वैल्यू कितनी होगी? RE + h की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 4π² नहीं, GME अपॉन 4π² इंटू t² की पावर 1/3। समझ में आई है? तो इसमें देखो टाइम पीरियड कितना हो गया, ये वैल्यू कितना हो गई? 24 आवर, बाकी सब कांस्टेंट है। तो अब वैल्यू रख के अर्थ का RE पता, तो आप क्या निकाल सकते हो? कितने हाइट पे उस सैटेलाइट को ले जाया जाए कि वो तुम्हारा जियो स्टेशनरी बन जाएगा। तो वो हाइट कितनी आती है कैलकुलेट करके, मालूम है? हाँ, वो आती है 35,800 किलोमीटर। इतनी हाइट पे किसी सैटेलाइट को ले जाके उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी से जो थ्रो कर दोगे तो वो जो सैटेलाइट होगी वो अर्थ के रिस्पेक्ट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाएगी। तो सारी कंट्री एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या कई सारे सैटेलाइट को छोड़ा जाता है जो कि हर समय देखता रहे इंडिया को। उससे जो भी कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी सैटेलाइट से जो बात हो रही है तुम्हारी, सैटेलाइट से जो भी बात हो रही है, जो भी कम्युनिकेशन, तो ये बेसिकली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ठीक है, ये हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट पोल्स पे नहीं रहता है। देखो पोलर सैटेलाइट क्या होता है? देखो अर्थ ऐसे ऐसे, जैसे मैंने फिगर बनाया, अर्थ अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो वो तुम्हारा इस तरह रोटेट करता है, मतलब ऐसे करके चलता है वो। हाँ, ऐसे। समझ में आया? अरे कोई चीज़ ऐसे घूम रही है, सुनो, ऐसे घूम रहा है अर्थ, तो यहाँ पे क्या हुआ? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये ऐसे पोल से पास कर रहा है ऐसे करके। अच्छा, और अर्थ ऐसे घूम रही है। सैटेलाइट की मूवमेंट है ये, नहीं अर्थ की नहीं, सैटेलाइट की। अर्थ तो अपनी तरह घूम रही है एक्सिस पे, तो ये पोल के थ्रू पास कर रहा है, तो अर्थ ऐसे घूम रही है। तो बेसिकली हर कुछ सेकंड के बाद ये वो अर्थ को वो करता है बेसिकली, मतलब जैसे इंडिया आया, फिर इंडिया के बाद कोई और कंट्री आया, तो ऐसे करके ये घूमता रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पोलर सैटेलाइट, ठीक है? पोलर सैटेलाइट बोलते हैं इसको। पोलर स्टेशनरी नहीं है,
सर अर्थ दिखता होगा स्पेस से। ये बहुत ही लो एटीट्यूड पे होता है, लिखना 500 to 800 किलोमीटर पे जनरली पोलर सैटेलाइट को थ्रू किया, मतलब स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है 500 to 800 किलोमीटर। ठीक है, देखा जा सकता है। 500 to तो ये जब सैटेलाइट जब पास करता है ना, तो एक छोटे, देखो जैसे मान लो ये अर्थ, ध्यान देखो, जब ये इधर देखो, जैसे मान लो ये अर्थ का एक्सिस है, जैसे ये सैटेलाइट अभी ऐसे जा रहा है तो एक छोटे से स्ट्रिप को कवर करता है, ये छोटे से स्ट्रिप को कवर करता है। ठीक है, मान लो ऐसे करते हुए पीछे चला गया। वो मूवी देखो नहीं देखे हो तुम लोग, एक नहीं जो पोखरन में दिया गया था ना कि अमेरिका का, मतलब हर कंट्री के सैटेलाइट, नहीं जियो स्टेशन नहीं था, वो हर देखो सुनो, जैसे मान लो ये इंडिया है, यहाँ पे सामने इंडिया है, तो ये सैटेलाइट ऐसे सामने से गुजरा, इंडिया को कवर करते गया, फिर ये क्या जाएगा, पीछे चला जाएगा, तो उस समय कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा, वो ब्लैंक हो जाएगा, तो ब्लैंक स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो कुछ देर के लिए अमेरिका का सैटेलाइट जब इंडिया में पोखरन का हुआ था, तो लगभग, और इनके कई सैटेलाइट्स होते हैं, 2 घंटे के लिए, तो उस समय इनके पास 2 सैटेलाइट्स थे, तो उन्होंने एक सैटेलाइट्स को कवर करने को क्या, भाई देखो मान लो इंडिया इतना बड़ा है, मान लो ऐसे करके, मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो उसमें वो उसको चाहता है कश्मीर को मान लो कवर करना चाहता है वो, तो एक सैटेलाइट को बोला कश्मीर को कवर करो, एक मान लो बोल दिया कहीं और कवर करो, तो इनको 8 आवर्स का टाइम मिलता था ब्लाइंड स्पॉट का, तो मतलब 8 आवर्स का टाइम मिलता था। ये जब सैटेलाइट पीछे जाता था तो 8 घंटे का टाइम इनको मिलता था, तो उसी 8 घंटे में सारी मशीनरी जाती थी और काम करती थी, और काम करके जो ही वो टाइम होता था, वो देखो बड़ी अच्छी मूवी है बहुत। उसके बाद फिर जब सैटेलाइट उनका आता था, सब लोग वैसे ही डस्ट बना के, फिर से धूल मिट्टी बना के सब वैसे कर देते थे। और सुनो बाद में क्या हुआ ना, जो एक अमेरिका का जो स्पाई था ना, वो उसने हर जगह स्पाई तो होते हैं, जो भी था, तो ठीक है, तो उसने क्या किया, वहाँ पे बोला कि इंडिया में कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो उन्होंने एक सैटेलाइट को और डिप्लॉय कर दिया इसमें। तब इनके पास केवल 2 घंटे का बचा था विंडो, 2 या 3 घंटे का। तो उसके बाद पहले भाई प्लान था कि 2 महीने के अंदर कर लेंगे, तो बाद में इनको बहुत ही, तो इस तरह मूवी में दिखाया गया है। तो लास्ट में, क्योंकि ये हर समय हर कंट्री, खासकर बड़े बड़े जो कंट्री होती हैं, ये वॉच रखते हैं कि छोटे कंट्री कोई बदमाशी ना करें या ये लोग न्यूक्लियर ना करें, हर समय देखते रहते हैं। क्योंकि तुम्हें जानते हो इतनी सैटेलाइट तो नहीं है ना कि हर एक पॉइंट को हर समय कवर कर पाएंगे लोग, तो इनके पास कुछ कुछ समय पे वो सैटेलाइट घूमती रहती है। तो ये पोलर सैटेलाइट है, क्लियर हुआ? हाँ, एक और लास्ट कॉन्सेप्ट लिख लो, वेटलेसनेस। वेटलेसनेस देखो वेटलेसनेस क्या होती है। जैसे वेटलेसनेस का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ मैंने पूछा तुम अपना वेट चेक करो, तो तुम अपनी वेइंग मशीन ले आते हो, इस वेइंग मशीन पे तुम क्या करते हो, खड़े हो जाते हो, ठीक है, खड़े हो गए इस पर, तो तुम्हें क्या यहाँ पे अपना वेट दिखता है। क्यों वेट दिखता है? क्योंकि तुम्हारे वेट से वो स्प्रिंग को हम प्रेस करते हैं, तुम्हारे स्पीड ये नीचे mg फोर्स लगता है और mg के चलते ये नॉर्मल लगता है। इसी नॉर्मल को क्या करता है, ये मेज़र करता है स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ है। पढ़े ना आप लोग कि x जो फोर्स है, अगर तुमको लिफ्ट में खड़ा कर दिया गया और लिफ्ट का रोप कट कर दे और नीचे पूछा गया वेट मेज़र करें, तुम बोलोगे जान बचाएंगे कि वेट मेज़र करेंगे? ठीक है, तो अगर लिफ्ट तुम्हारी स्पीड ए से चले या ऊपर ए से चले, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अगर लिफ्ट अगर ए की स्पीड से चलेगी तो आपका क्या होगा, अगर ये ए जी के बराबर हो जाए, मतलब आपका फ्री फॉल होने लगे, तो फ्री फॉल होने लगेगा तो नॉर्मल आपको नहीं फील होगा। वो केस कौन सी होगी आपकी, वो आपकी वेटलेसनेस की आपका होगा। ठीक है, समझ में आई जी? मतलब हाँ, फ्री फॉल जब भी हो रहा है आपका, तो यानी कि आप वेटलेस फील करोगे। एक पहला चीज़। अभी बीच में देख रहे होगे कि स्पेस टूरिज्म की बात चल रही है, जब जो कई लोग घूमने गए थे, तो वो लोग गए थे। हाँ हाँ, तुमसे पहले चले गए क्या? तुमसे पहले चले गए क्या? दुखी हो गया। देखो, तो वेटलेसनेस का क्या मतलब है, उस केस में क्या हो रहा है कि ये लोग अर्थ के काफ़ी ऊपर जाते हैं और यहाँ पे जाके एक छोटे से रॉकेट से ये लोग बहुत तेज़ी से ऑर्बिट करते हैं। ऑर्बिट ऐसा करते हैं कि ये 15-20 मिनट के लिए ये सर्कुलर मोशन होता है।
तो इस सर्कुलर मोशन में इनको वेटलेसनेस फील होता है। क्या वेटलेसनेस का मतलब क्या हुआ? तुम किसी भी सैटेलाइट में अगर बैठो, मान लो ये अर्थ है और तुम सैटेलाइट में घूम रहे हो, तो तुमको क्या फील होगा? वेटलेसनेस फील होगा। क्यों फील होगा? क्यों वेटलेस फील होगा? क्यों? नहीं, स्पीड के चलते नहीं होगा। नहीं, देखो यहाँ पे अगर तुम हो तो नीचे तुम्हारा ग्रेविटी खींच रही है, ठीक है, और एक तरह से देखा जाए तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसके चलते अपोजिट साइड में तुम्हें हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल तो तुम्हें ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए मतलब इस पॉइंट पे आपको नेट फोर्स कितना फील हो रहा है? 0 फील हो रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर तुम उस पर खड़े होगे, वेइंग मशीन पे खड़े होगे, तो तुम्हारा कोई भी फोर्स उस पर नहीं फील होगा। तो तुम इसीलिए देखोगे, कई सारे यूट्यूब में देखोगे कि जो भी वो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे उनको वेट नहीं फील हो रहा है। अगर वो वेइंग मशीन पे तो खड़े नहीं हो पाएंगे, हवा में ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेटलेसनेस की फीलिंग हो रही है, क्योंकि जितना नीचे की तरफ फोर्स है आपका, जितना ग्रेविटी खींच रही है, उतने से ही इनके ऊपर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है तुम्हारा। तो ये वेटलेसनेस हो गया। लिफ्ट के अंदर वेटलेसनेस हो गया। कोई भी ऑर्बिट में कोई चीज़ घूमने लगेगी, सर्कुलर मोशन करेगी, तो वहाँ पे आपको वेटलेसनेस। तो रियल लाइफ में जो प्रोग्राम चल रहा है स्पेस टूरिज्म, ये कुछ हाइट तक जाते हैं, 15 जो भी किलोमीटर है, पता नहीं 100 या जो भी होगा, वहाँ जाके थोड़ा से ऑर्बिट में घुमाया जाता है इनको, तो उस ड्यूरेशन में इनको वेटलेसनेस की फीलिंग होती है, ठीक है। तो ये वेटलेसनेस हो गया आपका। नहीं, अर्थ के ऑर्बिट से नहीं बाहर है, इसमें भी कंट्रोवर्सी चल रही है। 2 भी लोग गए थे ना, एक जेफ बेजोस गए थे, एक कोई, एक मिनट